हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से हम लोग सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में हमने इस समय शुरुआत किया है भू आकृति विज्ञान का, यानी जियोमार्फोलॉजी का शुरुआत किया है। अगर हम जियोमार्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान की बात करें, हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया, बेसिक चीजों के बारे में सीख लिया। जैसे पहली क्लास में हमने उच्चावच के बारे में सीखा था। इसके बाद हमने सीखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या हाइपोथेसिस है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी संकल्पनाएं हैं। इसके बारे में हमने द्वैतवादी, अद्वैतवादी और आधुनिक संकल्पनाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बेसिक लिया था। ठीक है, आगे की क्लास की बात करें तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सीखे थे। आंतरिक संरचना में जो हमने सीखा था वो सीखा था एडवर्ड स्वेस के अनुसार। स्वेस के अनुसार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना सीखा था। उसमें 3 परतें मिली थी। पहला का नाम था सबसे ऊपरी परत सियाल, इसके बाद वाली परत का नाम था सीमा और लास्ट वाली यानी आंतरिक परत का नाम था निपे। कहने का मतलब पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है उसे सियाल कहा गया, सियाल ये वाली संरचना। इसके बाद वाली परत को क्या कहा गया, सीमा। और सबसे अंतरतम परत की बात करें, सबसे अंदर वाली परत की बात करें तो निफे कहा गया था। यह किसके अनुसार था, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, जिन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पर अपनी संकल्पना दी। इसके बाद हम बात करें, हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में और लास्ट में कोर के बारे में। देखिए, इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए। हमने जो इसकी बात किया सियाल, सीमा और निफे का, यह पढ़ा है एडवर्ड स्वेस के अनुसार, और एडवर्ड स्वेस ने दिया था इसे रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक रूप में कितनी परतें हैं। पहली परत का नाम, सबसे ऊपरी परत का नाम उन्होंने दिया था सियाल, जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता रही। दूसरी परत का नाम दिया सीमा, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता रही। और जो अंतरतम परत थी यानी सबसे आंतरिक परत थी, उसका नाम दिया था निफे, जिसमें निकेल और फेरस की अधिकता थी। ठीक है, दूसरे विभाजन की बात करें जो मोस्ट रिसेंट है, अद्यतन है यानी आधुनिक है, और यह सर्वमान्य है। ठीक है, और यह सर्वमान्य है। यह संकल्पना जो थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, यह थी भूकंपी तरंगों के प्रयास। ठीक है, भूकंपी तरंगों के आधार पर। समझिएगा इस बात को, कैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक बात आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है कि जैसे ये आपका अर्थ है और अर्थ के नीचे ये सेंटर है, मान लेते हैं सेंटर कितनी दूरी पर है, 6371 किलोमीटर। इतना किलोमीटर है कहां से, इसके सरफेस से। अब हमारी बात को समझना। देखिए, पृथ्वी की सतह से इसके केंद्र की दूरी कितना है, 6371 किलोमीटर। अब बात यह आती है, अगर हमें जानकारी हासिल करना हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी परतें हैं, कैसी संरचना है, किन पदार्थों की बनी है, क्या उनका नुकसान फायदा है, यानी जो चीज हम जानना चाह रहे हैं उसके बारे में। तो देखिए, एक चीज आपको क्लियर होगा कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे बढ़ोतरी होती है टेम्परेचर की। सबसे पहली बात, यहाँ पे बढ़ता है क्या, तापमान। इसके बाद क्या बढ़ता है, प्रेशर की बात करें, डेंसिटी की बात करें, विस्कोसिटी की बात करें यानी श्यानता की बात करें, सब चीज बढ़ता है। हम यहाँ पे क्या करें, पृथ्वी की सतह से जैसे हम केंद्र की तरफ जाते हैं, ताप, दाब, घनत्व इत्यादि का मान बढ़ता जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, पृथ्वी की सतह का औसत तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसी तापमान को अगर हम केंद्र पर मापेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है 5700 डिग्री सेल्सियस, या यही मान इक्वल होता है 6000 डिग्री केल्विन के। बात समझिएगा, पृथ्वी की सतह पे तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वही तापमान जब हम केंद्र पर मापेंगे वह बढ़ता हुआ कितना हो जाएगा, 5700 किलोमीटर। इसी प्रकार से हम अगर हम प्रेशर की बात करें, यहां पर प्रेशर 1013.25 मिली बार होता है, लेकिन यही केंद्र पर हो जाता है 392 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8 ग्राम पर सीसी, इतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यहां पर जब इस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, कहने का मतलब पृथ्वी की सतह से केंद्र के जाने पर जब इतनी ज्यादा मात्रा में ताप, दाब एवं घनत्व में बढ़ोतरी हो रही है, तो किसी प्रत्यक्ष विधि से उसके केंद्र तक जाकर
उसकी संरचना के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उसकी संरचना के बारे में पता लगाने के लिए हम किसी डायरेक्ट मेथड को नहीं अपना सकते, बल्कि क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष विधियों की हम बात करें तो दो प्रकार की अप्रत्यक्ष विधियों की हम बात किए गए थे पिछले। यहां पे बात किसका करना, भूकंपी तरंगों की। ठीक है, कहने का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर आंतरिक भाग की जानकारी हमें इकट्ठा करना है तो हम इकट्ठा करते हैं किसके आधार पर, भूकंपी तरंगों के आधार पर। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, मेन जो हम बताना चाह रहे हैं, जो पढ़ाना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो भूकंपी तरंगे होती हैं ये प्राकृतिक रूप से तो उत्पन्न होती ही होती हैं, प्रयोग के लिए हम कृत्रिम रूप से भी इसको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब ये जो भूकंपी तरंगे होती हैं, ये भूकंपी तरंगे पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ किस प्रकार से गति करती हैं, यानी केंद्र तक जाने में इनकी गति में यानी इनकी वेलोसिटी में क्या परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन क्यों होता है, इसी के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की अंतरतम परत यानी सतह से केंद्र तक की परत किस प्रकार की है। आई थिंक हमारी बात यहां तक आपको समझ में आई। तो पृथ्वी की सतह से केंद्र तक भूकंपी तरंगों के आधार पर जब भूकंपी तरंगे प्रवेश कराई गई, उसी आधार पर तीन परतों में इसका विभाजन किया गया। पहली परत का नाम दिया गया, जो आपने अभी सीखा था, क्रस्ट। दूसरी का नाम था मेंटल। तीसरी का नाम था कोर। ठीक है, ये जो डिवीजन है, ये जो विभाजन है, ये विभाजन किसके आधार पर है, भूकंपी तरंगों के प्रकाश में भूकंपी तरंगों के आधार पर। अब ये हम यहाँ पे क्यों बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ने चल रहे हैं भूकंप। भूकंप यहाँ पे पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ यही है, हम बेसिक जानकारी इकट्ठा करेंगे किसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूकंप एक डिटेल चैप्टर है जो कि यहाँ पे नहीं पढ़ना है, पढ़ते हैं हम आगे। पहले यहाँ पे समझ लीजिए हम यहाँ पे इसको बताना क्यों चाह रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं भूकंप क्या होता है। देखिए, जब भूकंप की बात आती है, आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने उस चीज को अनुभव किया होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से फील किया होगा, नहीं किया होगा तो समझिएगा, हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भूकंप क्या होता है, हमें पढ़ना क्या, भूकंप यानी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, देखिए, भूकंप से सीधे सीधे आशय पृथ्वी के कंपन से। किससे, पृथ्वी के कंपन से। इस लेक्चर में हम सीखेंगे भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्यों आता है, इसके आने के पीछे क्या क्या कारण है, और कौन कौन सी तरंगे, किस किस प्रकार की तरंगे निकलती है भूकंप की दशा। ठीक है, इसको हम बेहतर सीखने वाले। पृथ्वी के कंपन से आशय क्या है, यहाँ पे भूकंप से आशय क्या है, पृथ्वी के कंपन से। कहने का मतलब हमारी पृथ्वी है शांत अवस्था में, कोई ऐसी घटना हो वह एकाएक हिलने लगे, उसमें भूचाल आ जाए, उसी क्या कहेंगे, भूकंप या भूचाल। ठीक है, समझिएगा एक उदाहरण से। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सामने एक टेबल है। सपोज आप पढ़ाई में इतने व्यस्त हैं, इतने मगन हैं कि आपको पता नहीं आपके टेबल के नीचे एक बिल्ली आके बैठ गई, और बिल्ली आके बैठ गई है तो जो टेबल का ये वाला स्ट्रक्चर है, यही टेबल है, तो ऐसे लगा होता ना टेबल में नीचे, इसके नीचे बिल्ली बैठी है। अब जब इसके नीचे बिल्ली बैठी है, वह एकाएक आपके पैर से टच होता है और उठ के भागती है। ऐसे में क्या होता है, वो बिल्ली के शरीर से जब ये वाला एरिया टच होता है तो मेज आपकी हिल जाती है, एकाएक कंपन हो जाता है उसमें, वो हिलने लगती है। ऐसी अवस्था होती है पृथ्वी के संदर्भ में। वहां पे कोई बिल्ली नहीं होती है, वहां पे कुछ रासायनिक गतिविधियां होती हैं। उन्हीं गतिविधियों के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो समझना ये है। देखिए, पृथ्वी रासायनिक संगठन में जब आपने देखा था तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक चीजों से बना हुआ है ना, इसका आंतरिक। जैसे सियाल की बात करें, सीमा की बात करें, ये निभे की बात करें, देखिए ये तो महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा बहुत से ऐसे सारे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, बहुत से ऐसे सारी चीज हैं जिनकी वजह से यहाँ पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और दूसरी चीज, यहाँ पे तापमान ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। जब कंडीशन ऐसी बनती है, वहां पर उष्मा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। यही ऊर्जा प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में बिखरने लगती है, और यही ऊर्जा जब पृथ्वी के धरातल तक आती है, सतह तक आती है, तो उस सतह को कुछ समय के लिए अस्थिर कर देती है, यानी वहां पे कंपन उत्पन्न हो जाता है, और इसी चीज को कहते हैं भूचाल या भूकंप। ठीक है, आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। एक प्रैक्टिकली उदाहरण से समझिएगा।
आपने शांत तालाब को तो देखा हो, किसको? तालाब को। देखिए हम तालाब का उदाहरण सिर्फ इसलिए ले रहे हैं, उसका पानी अमूमन शांत होता है, ठीक है। ये तालाब है, आप देखेंगे तालाब में जब एक छोटा सा टुकड़ा पत्थर का, कंकड़ का आप फेंकेंगे, जब यहाँ पे तालाब में एक टुकड़ा फेंकेंगे तो क्या होता है, ऐसी लहरें बनती है ना, इसके चारों तरफ ऐसी लहरें बनती है, आपने देखा है, अवश्य देखा होगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, यही समझिएगा, भूकंप ऐसे होता है। अब यहाँ पे शांत पानी है, पानी पर आपने यहाँ पे पत्थर का टुकड़ा फेंका, और पत्थर का टुकड़ा जो फेंका वो आपका केंद्र हो गया, वो फोकस हो गया। उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल लहरें उत्पन्न होना शुरू हो रही। आप यहाँ पे दो तीन चीजें नोटिस करेंगे। क्या? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जैसे ही आप यहाँ पे पत्थर फेंकेंगे, यहाँ की लहर थोड़ी सी छोटी होती है, तो ऐसे देखेंगे, ऐसी स्ट्रक्चर पूरे पूरे पानी ऐसे बनता हुआ चला जाएगा, यानी फैलता हुआ चला जाएगा, और एक निश्चित दूरी के बाद जाने के बाद सब मामला शांत हो जाता है। ऐसी ही स्थिति, सेम ऐसी स्थिति भूकंप की होती है। एक जगह पर ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है, और वह चारों तरफ ऐसे फैलती है, ठीक है, फैलते फैलते धीरे धीरे वो शांत हो जाती है, और इतने में बहुत सारी तबाही मचा देती है। भूकंप को हम एक आपदा के रूप में तो पढ़ेंगे ही, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें भूकंप के तरंगों को पढ़ने का उद्देश्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना है। हमारी बात फिर से आउट नोटिस कर लीजिएगा, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, उस आपदा को तो पढ़ा ही जाएगा। यहाँ पे भूकंप पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। भूकंप के अर्थ की बात करें, अभी चीजों को हमने बताया है। भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से है, ठीक है। भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली तरंगे भूकंपी तरंगे कहलाती है। बात को समझिएगा, भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से, यानी किसी भी गतिविधि से अगर पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो रहा, वाइब्रेशन हो रहा है, उसी चीज को हम भूकंप कहते हैं। और जिस तरंग की वजह से, जिस वेव की वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, भूकंपी तरंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ पृथ्वी के आंतरिक, देखिए हम कारणों के बारे में बात कर लेंगे, भूकंप आता क्यों है, इसके कारण क्या है, रीजन क्या है, अभी हमने मोटे तौर पर आपको बता भी दिया है, लेकिन यहाँ पे आप फिर से समझ लीजिएगा। क्या समझना है, कैसे? देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया के कारण अत्यधिक ऊर्जा का संचयन हो जाता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में संचरित होकर भूपटल तक पहुंचता है और भूपटल पर कंपन उत्पन्न कर देता है। हमने आपको बताया पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऐसी रासायनिक पदार्थ हैं जो कि ताप दाब के प्रभाव में आकर रेडियोधर्मिता के गुण के कारण वहां पे बहुत मात्रा में ऊर्जा का संचयन हो जाता है। और जब ऊर्जा का संचयन हो जाता है, यही ऊर्जा प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में चारों तरफ ऐसे फैलने लगती है, ठीक है। और चारों तरफ फैलकर जब वो पृथ्वी की सतह पर जाती हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस सतह पर कंपन उत्पन्न कर देती हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न कर देती हैं, वह जगह कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाता है। इसी चीज को कहते हैं भूकंप, या इसी चीज को कहते हैं भूचाल। आगे बढ़ते हैं, भूपटल के वे स्थान जहां पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है, अल्प समय के लिए अस्थिर हो जाते हैं। इस बात को आपने सीखा। देखिएगा, एक चीज और हम बताना आपको चाह रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा। यहां पे क्या कह रहा है, जैसे ही आपकी पृथ्वी हुई, मान लेते हैं, देखिए पृथ्वी हुई तो आपकी कई परतों में आपने विभाजित करके बेसिक चीजें पढ़ा है। जैसे मान लेते हैं ये वाली, ये सियाल वाली एरिया है, ये सीमा है, और ये है निप है। एक बात आपको बता दें, मेरी ये बेहतर कोशिश रहती है कि क्लास को कितना ज्यादा से ज्यादा हम बेहतर करें, है ना। हमारी कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएं, और उपलब्ध करवाने के पीछे रीजन है, अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे हैं, तो उसका लाभ आपको भी मिलना चाहिए। अब मेरा ये जो प्रयास है, ये कितना सही है, ये हमें कैसे पता लगेगा? यह पता लगने के लिए आप लोगों से एक सहयोग अपेक्षित है। वो सहयोग क्या है? कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक का मतलब आपको ये क्लास कैसा लगता है, ये क्लास कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 2 शब्द 4 शब्द जो भी आपको लिखना है जरूर लिखिए। आपके जो सुझाव हैं, क्या हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या और नई चीजें हम बताएं तो आपके लिए बेहतर होगा, इस चीज के बारे में भी आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, मेरा हौसला अफजाई होगा, हमारी कोशिश और होगी कि हम और बेहतर कंटेंट आपको दें, और बेहतर यानी जो सुधार करने लायक चीज है उसको और सुधारने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका फीडबैक अपेक्षित होता है।
चलिए हम बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए यहाँ पे बात हो रही है भूकंप की, तो चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे सियाल सीमानिफे की, और अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण, उष्माक्षेपीय क्रियाओं के कारण ऊर्जा की मात्रा संचित हो जाती है। अब आपके जहन में, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। सवाल क्या आ रहा होगा कि ये ऊर्जा कहां पर संचयित होगी, यहां पर होगी, यहां पर, या यहां पर। देखिए आप ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये ऊर्जा का संचयन पृथ्वी की सतह से लेकर केंद्र के बीच कहीं भी हो सकता है। बात समझिएगा, पृथ्वी की सतह से, यानी इस सतह से लेकर केंद्र के बीच कहीं भी इसका संचयन हो सकता है। ठीक है, आप समझना, जैसे मान लेते हैं ऊर्जा का संचयन इस जगह पर हुआ है। अब ऊर्जा का संचयन इस जगह पर हुआ है तो यह इस जगह से चारों तरफ फैलेगी। बात समझ रहे हैं, इसी जगह से चारों तरफ फैलेगी, और इस जगह से चारों तरफ जब फैलेगी तो सबसे पहले कहां पे पहुंचेगी, इस जगह पर। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप दिमाग में ये रखिएगा, किसी एक जगह पर ऊर्जा का स्टोरेज हो सकता है जो कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर उसको अस्थिर कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले आपको फिगर दिखा देते हैं। अभी जैसे हमने पानी वाला एग्जाम्पल लिया था, पानी वाला एग्जाम्पल सेम वही कंडीशन देख रहे हैं। यहाँ पे यह भूकंप का एक स्थिति है, ये इसका आपका बिल्कुल सेंटर वाला भाग है। क्या है, ये सेंटर है। सेंटर का मतलब यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर देख रहे हैं इसके चारों दिशाओं में, हर तरफ से इसकी तरंगे देख रहे हैं, ऐसे गोल गोल में, ऐसे गोल गोल में पहुंच रही। ठीक है, कहने का मतलब यहां से फैलते हुए इसके प्रभाव ऐसे बढ़ती जा रही, धीरे धीरे क्या होगी, जितना वो फैलेगी एक निश्चित समय के बाद वो कम होना शुरू हो जाएगी। यह डिपेंड करता है कितना ज्यादा यह भयानक होगी, कितना ज्यादा विनाशकारी होगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी गहराई में वो बना हुआ है। ठीक है, यानी उसकी केंद्र जो है, उसका जो फोकस है, उसका उत्पत्ति केंद्र है, वो कितनी गहराई में है, इसी बात से डिसाइड होता है वो कितना प्रलयकारी होगा। इन चीजों के बारे में अभी आप धीरे धीरे आगे सीखने वाले हैं। हम सारी चीजें एक एक पॉइंट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भूकंप से संबंधित कुछ हम टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में इन टर्मों से भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, भूकंप मूल, उद्गम केंद्र, अवकेंद्र या फोकस। आपको बता दें, इसे हिंदी में एक नाम से और हम जानते हैं, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, चक्षु। क्या कहते हैं इसे, चक्षु। इंग्लिश में एक नाम और इसका है, इसे कहते हैं हाइपोसेंटर। बात क्लियर है, हम बात किसकी कर रहे हैं, फोकस के केंद्र की। फोकस की बात करें यानी केंद्र की बात करें, इसे भूकंप मूल भी कहते हैं, उद्गम केंद्र भी कहते हैं, और केंद्र या इंग्लिश में फोकस भी कहते हैं, और हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हिंदी में चक्षु भी कहते हैं। इन सभी नामों को याद रखिएगा, ये सभी नाम एक ही। अब बात समझिएगा ये होता क्या है। देखिए, पृथ्वी के सतह से नीचे यानी धरातल के नीचे जिस बिंदु पर उष्मा का संचयन होता है, ऊर्जा का संचयन होता है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, चक्षु या अवकेंद्र या हाइपोसेंटर। बात हमारी समझ गए आप। पिछले फिगर को हम देखते हैं, यहां पे देख रहे हैं, चूंकि यहीं से निकलना शुरू हुआ, क्या आपके भूकंपी तरंगे यहीं से निकलना शुरू हुई, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, यही है आपका हाइपोसेंटर। क्या है, यही आपका हाइपोसेंटर। इसी को कहेंगे क्या, फोकस। इसी को कहेंगे क्या, चक्षु। आई थिंक बात क्लियर है, समझ गए हैं, आगे बढ़े। चलिए देखिए, धरातल सतह के नीचे स्थित जिस भाग में भूकंप उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, चक्षु। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है। अभी आगे और भी क्लियर हो जा रही है बात। दूसरे टर्म के हम बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा टर्म है ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। देखिए, जहां भी कहीं एपी मिले, ईपी का मतलब क्या होता है, ऊपर। ये याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं, आप इंग्लिश की क्लास तो है नहीं। ईपी का मतलब ऊपर, ईपी का मतलब ऊपर। अधिक केंद्र की बात कर रहे हैं, ईपी सेंटर की बात कर रहे हैं, तो आप समझिएगा इस चीज को एक फिगर से हम समझाते हैं। देखिए, भूपटल पर स्थित वह बिंदु जो भूकंप तरंगों को सबसे पहले अनुभव करता है, सबसे पहले अनुभव करता है, उसे क्या कहेंगे, भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। एक फिगर से देखते हैं, ये मान ले रहे हैं आपका क्या है, सतह, पृथ्वी का सतह धरातल है। यह मान ले रहे हैं यहां पर इस बिंदु पर
इस बिंदु पर ऊर्जा बन रही है, यानी भूकंपीय ऊर्जा बन रही है, तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे हम? फोकस कहेंगे या क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर। आई थिंक बात आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये आपका हाइपोसेंटर है। हाइपोसेंटर है, यहाँ पर ऊर्जा का संचयन हुआ। अब यह ऊर्जा सभी दिशाओं में बिखरेगी। जब सभी दिशाओं में बिखरेगी, देखिएगा, सभी दिशाओं में बिखरेगी कहने का मतलब सबसे ये इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी, मतलब चारों दिशाओं में जाएगी ना, वृत्ताकार दिशाओं में, संकेंद्रित वितरण की दिशा में। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, ये जो ऊर्जा यहां से निकल रही है, धरातल के सतह पर सबसे पहले कहां पे पहुंची? इस पॉइंट पर पहुंचेगी। और यही बिंदु होता है जहां पर सबसे पहले पहुंच रही, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को कहते हैं ईपी सेंटर। बात क्लियर है? कहने का मतलब भूकंप का अनुभव जिस बिंदु पर सबसे पहले होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ईपी सेंटर या अधिकेंद्र। या इसके कई सारे डेफिनेशन आप बना सकते हैं यहां से समझ कर। देखिए, देख, ईपी सेंटर की बात करेंगे, वह बिंदु जो हाइपोसेंटर से सबसे नजदीक होता है। भैया जहां जो सबसे नजदीक होगा वहीं तो पहुंचेगी भूकंप पहले, सबसे पहले। दूसरा डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं, वह बिंदु जो फोकस से या हाइपोसेंटर से लंबवत होता है। भाई जो लंबवत होगा वही तो नजदीक होगा। यहाँ पर देखिए, ये लंबवत है इस स्थिति में, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले पहुंच रहा है। तो हमारी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। हाइपोसेंटर और ईपी सेंटर में क्या डिफरेंस है, यानी फोकस और ईपी सेंटर में क्या डिफरेंस है। ईपी का मतलब ऊपर, उसी के क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र का मतलब वह स्थान जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, या हम कह सकते हैं वह स्थान जहां जो भूकंपी तरंगों का अनुभव सबसे पहले करती हैं, या कह सकते हैं वह स्थान जो फोकस से सबसे कम दूरी पर है या फोकस से लंबवत दूरी पर, उसे कहेंगे अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर। आई थिंक यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो भूकंपी तरंगे हैं, जो भूकंपी तरंगे, इनके प्रकारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दो प्रकार की तरंगे हैं। पहले को कहते हैं क्या? बॉडी वेव। और अगले को कहते हैं क्या? सरफेस वेव। एक स्लाइड बनाया, उसमें लिखा गया है, उससे देखते हैं। एक मिनट। थोड़ा सा कारणों के बारे में पढ़ लेते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है। बस यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि भूकंप आगे एक विस्तृत चर्चा के रूप में, प्राकृतिक आपदा के रूप में हमें पढ़ना है। यहाँ पे हमें पढ़ने का मतलब सिर्फ यही है, हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना है। जो भूकंप उत्पत्ति का सबसे इंपॉर्टेंट पहला कारण है, वह है प्लेटों की गतिशीलता। आपको पता है हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार की प्लेटों पर बनी है, विभिन्न प्रकार के प्लेटों पर स्थित है। वो क्या मुख्य प्लेटें, क्या गौण प्लेटें क्या है, आप आगे प्लेट संचलन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीज को। पर यहाँ पे यही जानना है कि इन प्लेटों की गतिशीलता के कारण, यानी प्लेटों के चलने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्लेटों के चलने की तीन कंडीशन होती है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ चले, या एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाए, या एक प्लेट दूसरे प्लेट के आसपास ऐसे चले। ये तीन प्रकार की संरचना होती है। इनके इस गति से, इस प्रकार की गतिशीलता से, इस प्रकार के मोमेंट से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिसे आप आगे समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जानिएगा, कई बार प्रश्नों में पूछता है निम्नलिखित में से भूकंप उत्पत्ति के कारण कौन से हैं या नहीं है, तो आप जानते रहिएगा कौन कौन से हैं। ये प्राकृतिक कारणों की बात हो रही है। दूसरा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब उत्पन्न होती है, ऐसी क्रिया में भी भूकंप के आने की संभावना प्रबल होती है। दूसरा वलन या भ्रंशन। वलन या भ्रंशन भी इसी से लगभग संबंधित है। इस चीज को आप बेहतर जानेंगे आगे। आगे स्थैतिक असंतुलन, कहने का मतलब पृथ्वी में किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस हो, असंतुलन हो, ऐसी स्थिति में भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जब फॉल्ट बनेगा, यानी भ्रंश बनेगा या फोल्डिंग हो जाएगा, जैसे दो प्लेटें आ रही हैं ऐसे मुड़ के ऐसे हो जाए, या दो प्लेटें आ रही हैं दूर जा रही हैं, वो भाग नीचे धंस जाए, भ्रंश इसी को कहेंगे। इन सब कंडीशन में भूकंप आने की संभावना बनती है। इसके अलावा बहुत सारे मानव निर्मित कारक भी हैं जिसकी वजह से भूकंप आता है। कुछ उदाहरण को हम ऐसे बता दे रहे हैं। बहुत बड़ी इमारतें जब बन जाती है गगनचुंबी, उससे भी भूकंप बनेगा। ठीक है। आप सीरियर ब्लास्ट ऑफ डायनामाइट सुना होगा आपने कि डायनामाइट का ब्लास्ट किया जाता है क्या पहाड़ों को तोड़ने के लिए, ऐसे में भूकंप की संभावना बनती है। पेट्रोलियम की जब ड्रिलिंग होती है, पेट्रोलियम की ड्रिलिंग होती है, कहने का मतलब पेट्रोल जब निकाला जाता है धरती से, क्या है इसमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, पेट्रोल जिससे इकट्ठा हो जाए कहीं पर। ठीक है, ये प्रोसेस होता है।
इसकी वजह से भी भूकंप आने की संभावना बनती है। हालांकि यहाँ पे हमें पढ़ने का विषय नहीं। आगे हम पढ़ते हैं भूकंपी तरंगों के बारे में, कितने प्रकार की तरंगे होती हैं। मुख्य रूप से ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं। भूकंपी तरंगों की बात करें, यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली तरंग है आपका बॉडी वेव। क्या है? बॉडी वेव। इसे कहते हैं निकाय तरंगे, या निकाय तरंगों के अलावा क्या कहते हैं कभी कभी? शरीर तरंगे। नाम अजीब लग रहा है ना? बॉडी वेव आप जानते रहिएगा। दूसरी है धरातली तरंगे यानी सरफेस वेव। पहले हम बॉडी वेव की बात कर लेते हैं। बॉडी वेव की बात कर लेते हैं। देखिए, बॉडी वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। निकाय तरंगे क्या होती हैं? देखिए, ऐसी तरंगे जो पृथ्वी की आंतरिक भाग में विचरण करें। कहने का मतलब, धरातल की सतह के नीचे अगर वो उत्पन्न हो रही है, वहां से फैल रही है, इस प्रकार की तरंगों को हम क्या कहते हैं? निकाय तरंगे या बॉडी वेव। ये दो प्रकार की होती हैं। पहले को हम कहते हैं क्या? पी वेव। और दूसरे को कहते हैं यस। यहाँ पे पी का आशय है किससे? प्राइमरी से। किससे? प्राइमरी, यानी इसे कहते हैं प्राथमिक तरंगे। यस वेव की बात करें, इसे कहेंगे क्या? सेकेंडरी, यानी इसे द्वितीयक या गौण तरंगे भी कहते हैं, अनुप्रस्थ भी कहते हैं। अभी आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में डीप स्टडी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। धरातली तरंगों के बारे में हम बात करें, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, कहां पे मिलेगी? सरफेस पर। सरफेस पर यानी पृथ्वी के सतह पर, यानी यह पूरे सतह पर विचरण करती है। इस प्रकार की जो तरंगे होंगे उसे हम क्या कहेंगे? धरातली तरंगे या सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स की बात करेंगे, यह भी दो प्रकार की होती है। क्या? एल वेव्स, इसे लॉन्ग वेव भी कहते हैं, लब वेव भी कहते हैं, और दूसरा है रेले वेव। तो इंपॉर्टेंट है पी, एस और एल, इन चीजों के बारे में पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं, इनकी विशेषताओं को देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं पी वेव के बारे में, प्राथमिक तरंगों के बारे में। इसे क्या कहेंगे हम? प्राथमिक तरंगे, या इसे कहते हैं प्राइमरी। देखिए, प्राइमरी या प्राथमिक सिर्फ हम इसलिए कहते हैं, सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचते हैं, यानी धरातल पर इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। कहने का मतलब, जैसे पृथ्वी की सतह के अंदर जितनी भी प्रकार की तरंगे हैं, यहाँ पे पी हो गया, यस हो गया, यल हो गया, ठीक है, एक टी भी होता है, आगे आप सीखेंगे। इन चीजों को अगर एक साथ उत्पन्न किया जाए किसी प्राकृतिक वृत्त से या कृत्रिम वृत्त से, यहाँ पर जब उत्पन्न होगी तो सबसे पहले इस सतह पर पहुंचेगी कौन? पी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी वेव। अभी देखेंगे इसकी स्पीड क्या होती है, और इसके बाद दूसरी बार क्या पहुंचती है? सेकेंडरी वेव, इसलिए उसको यस कहते हैं। देखते हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, पहली विशेषता है। इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। इसका वेग भाई सबसे ज्यादा होगा तभी तो सबसे पहले पहुंचेगी धरातल पर। आई थिंक यहां तक बात क्लियर होगी। अब प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी वेलोसिटी होती कितनी है। देखिए, एक विरोधाभासी क्वेश्चन है। यहां पर लिखा गया क्या? 6.9 टू 13.6 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों में से कोई एक मिलेगा। ये औसत मान होता है, यानी 7 से देखिए 6.9 टू 13.6 किलोमीटर पर सेकंड, या 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड के आधार पर ये इतनी स्पीड से, इतनी वेग से चलती है। आप कल्पना करिए, एक सेकंड में जो तरंग 8 किलोमीटर तक विचरण कर रही, वो कितनी स्पीड से धरातल पर पहुंचेगी और कितना ज्यादा तबाही मचाएगी, समझिएगा। आगे हम बात करेंगे, जो कि आप जानते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे जो इसकी संरचना है, यह विभिन्न प्रकार के मटेरियल की बनी है। कहीं पर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, कहीं पर मैग्नीशियम, कहीं पर एल्युमिनियम, कहीं पर लोहे की मात्रा ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे, ये जो चट्टानों का बनने की प्रक्रिया है, यानी यहाँ पर देखेंगे कहीं सॉलिड होगा, कहीं लिक्विड होगा। हालांकि हम इसी से इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसके आने की आधार पर, यानी इनके तरंगों के धरातल के नीचे विचरण के ही आधार पर हम क्या डिसाइड करते हैं? हम डिसाइड करते हैं इसकी स्पीड के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं ये किस मटेरियल की बनी हुई है। देखिए, अगर हम गुण की बात करें, ये जो प्राइमरी वेव होती है, यानी जो पी वेव होती है, इसका जो मूवमेंट होता है यानी संचलन होता है, ये जिस चट्टान में जल रही है उस चट्टान की संरचना, उस चट्टान की बनावट और उस चट्टान की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। आप बात को समझिएगा, एक प्रैक्टिकल उदाहरण से देखिएगा।
दिवाली में पटाखा सबने फोड़ा होगा, फोड़ा होगा। जैसे आपका यहां पर है किचन, ठीक है, किचन में बर्तन ही होगा और यहां पर आपने किसी बारूद को फोड़ा। ऐसे में क्या करेंगे, बारूद तो आपका जो आवाज करेगा ही करेगा, देखेंगे बर्तन में भी एक खनक आएगी, एक अजीब टाइप की आवाज आती है। वो क्यों आती है कि यहां से जो आवाज निकली है, जो यहां से ध्वनि निकली है, वो जाकर टकरा रही कहां पे, बर्तन। इसी जगह पर पानी होगा तो उसमें आवाज नहीं आएगी। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो ध्वनि है उसके चलने की प्रक्रिया डिपेंड करती है किस पर, माध्यम की संगतता पर, यानी किस मीडियम में चल रही है, कौन कौन प्रकार से वहां पे अवरोध उत्पन्न है। ठीक है, यहां पर देखेंगे हमने बात क्या किया है कि यह चट्टानों के बनावट के आधार पर इसके गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन का मतलब, अगर ये ठोस अवस्था का चट्टान है, जितना ही ज्यादा ठोस होगा, जितना ही ज्यादा सॉलिड होगा, इसकी वेग उतना ही ज्यादा होगा। यह लिक्विड में भी चलती है, द्रव में चलेगी, इसका वेग कम हो जाएगा। बात को हमारी समझिएगा, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। यह पी वेव जो है, यह ठोस यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलता है, दोनों में चलता है, लेकिन सॉलिड में इसकी वेग ज्यादा होती है और लिक्विड में इसकी वेग कम हो जाती है। आप कंफ्यूजन नहीं पालोगे, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि जो प्राइमरी वेग है यह चट्टानों की संगतता पर निर्भर करता है, नहीं उसकी जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जितना ज्यादा सॉलिड होगा मटेरियल, उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। बात क्लियर है। एक शब्द लिखा है नीचे अनुदैर्ध्य, आप बात समझ रहे होंगे। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, इसकी दिशा क्या है, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य। और इसकी जो चाल है ना, जो इसकी वेलोसिटी है, यह ध्वनि के चाल के बराबर होती है, ध्वनि के चाल से कुछ समरूपता रखती है। आप याद कैसे रखेंगे, ये देखिए अनुदैर्ध्य है और ध्वनि के चाल से इसकी समानता होती है। आप बात को समझिएगा, अभी जब यश को आप पढ़ेंगे यहां से कंपेयर हम कर लेंगे। यहां पर बताया हमने क्या, अनुदैर्ध्य। देख रहे हैं यहाँ पे ध है, यहाँ पे ध है। आप यहां से याद कर लीजिएगा, अनुदैर्ध्य की बात करेंगे कौन सा होगा, पी वेव। पी वेव की बात करेंगे क्या होगा, वो ध्वनि के बराबर होगा। ठीक है, अभी यश की हम बात कर लेंगे आगे। यह ध्वनि के समान होगा, आपने देखा ना क्या है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये कैसा होगा, ध्वनि के समान। इसे पुश एंड पुल वेव भी कहते हैं। पुश एंड पुल वेव कभी कभी हिंदी में लिखा जाता है क्या, खिंचाव या भिंचाव तरंग। नाम अजीब लग रहा है ना, आप याद रखिएगा इंग्लिश वाला वर्जन। हिंदी में कई बार कई प्रकार के ट्रांसलेशन हो जाते हैं जो हमें कंफ्यूजन में पाल देते हैं, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ऐसे टर्म में आप याद करिएगा, पुश एंड पुल वेव किसे कहते हैं, पी को। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, पी आप ऐसे याद रखिएगा, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब हम पी पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने, पुश एंड पुल वेव। जब पी पढ़ रहे थे क्या पढ़ा था हमने, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य में ध में क्या मिला था हमको, ध्वनि। ऐसे याद रखना आपको। यह ठोस एवं द्रव में दोनों में गति करती है, लेकिन ठोस में इसकी गति तीव्र होती है। इस बात को आपने सीख लिया। आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर का मतलब, पी वेव की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको आपने सीखा। इसकी स्पीड चट्टानों की जिस प्रकार का मटेरियल का बना चट्टान, इस पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ठोस होगा इसकी वेग उतना ज्यादा होगी। सबसे पहले यह धरातल पे पहुंचती है। इसकी स्पीड की बात करें, 6.9 टू 13.6 होता है, या 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठोस में इसकी वेग ज्यादा होती है, द्रव में कम होता है। अनुदैर्ध्य ध्वनि के समान है ना। इसके अलावा क्या आपने सीखा, पुश एंड पुल वेव। आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं यस वेव की तरफ। देखिए यस वेव की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर पी में आपने क्या पढ़ा था, पी को धरातल पर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और पी के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं किसको, यस को। यह प्रारंभिक तरंगों के बाद, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव्स। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं हम, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। इसे हम कहते हैं गौण तरंगे। सब नाम महत्वपूर्ण हैं, गौण तरंगे कहते हैं। इसके अलावा इसे आड़ी तिरछी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी आप आगे देखेंगे।
हम बात कर रहे हैं एस वेव की, सेकेंडरी वेव की। सेकेंडरी वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रारंभिक तरंगों के बाद रिकॉर्ड की जाती है। एक यहाँ पे विरोधाभासी चीज आप देखेंगे, जिस तरंग की वेग ज्यादा होगी, जिस तरंग की वेग ज्यादा होगी यानी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहने का मतलब ऐसा समझिएगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उतना खतरनाक नहीं होगी। बात समझेंगे हमारी? जिस तरंग की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी वो उतना ज्यादा खतरनाक होगी। आप सिर्फ दिमाग में इस बात को बैठाइएगा, अभी अगले 5-7 मिनट में सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। आपने देखा था पी वेव के बारे में, पी की वेलोसिटी कितना थी? पी की वेलोसिटी की बात करें, यही पढ़ा था आपने, 6.9 टू 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, या आपने कहा था 8 से 14 भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन देखिएगा। यहां पर देख रहे हैं प्रारंभिक तरंगों के बाद रिकॉर्ड हो रही है। क्यों? यस वेव, और इसकी वेलोसिटी पी वेव से कम है। कितना है? 4 से 7 किलोमीटर। समझ गए? 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, अगर आप तुलना करेंगे, जो पी वेव है यहाँ पे 8 से 14 मिला है, देख रहे हैं इसका सीधा सीधा आधा, 8 का 4 हो गया और 14 का 7, इसका बिल्कुल आधा है। कहने का मतलब जो प्राइमरी वेव है, जो प्राथमिक तरंग है, उसका बिल्कुल आधा है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये लगभग में होता है। देखिए, इसकी वेलोसिटी कम, यानी इसके बीच में कम ज्यादा भी होती है। कहने का मतलब एक एवरेज मान है, इस मान को आपको याद रखना है कि ये वेग कितना होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यानी अब देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी वेव की वेलोसिटी कितनी है? 4 से 7 किलोमीटर, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक है। कैसे? देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। ये तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत चलती है। तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, जैसे ये तरंग है, ऐसे ही चलती तरंग है ना, इसके लंबवत का मतलब क्या होता है? या ऐसी कंडीशन में चलती है, ये देख रहे हैं ना, ऐसी कंडीशन, परपेंडिकुलर तो यही ना होगा, ऐसी दिशा में चलती है। बात समझ रहे हैं हमारी? चट्टानों की बनावट को प्रभावित करता है। चट्टानों की बनावट को नहीं प्रभावित करता है, चट्टानों की बनावट के आधार पर प्रभावित होता है। के आधार पर, चट्टानों के बनावट के आधार पर प्रभावित होता है। इसका आशय क्या है? आपने प्राइमरी वेग में यह देखा था कि चट्टान जिस मटेरियल का बना है, वो सॉलिड है या लिक्विड है, उसी के आधार पर उसकी वेग घट रही थी या बढ़ रही थी। यहां पर भी वही चीज लागू होता है। यहां पर वही चीज लागू होता है, यानी अगर पृथ्वी के अंदर जहां पर यह उत्पन्न हो रही है वो मटेरियल अगर सॉलिड है, सॉलिड में तो ये चलती है, लेकिन यस वेव जो है वो लिक्विड में नहीं चलती है। आपने पी में क्या देखा था? पी सॉलिड में चलती है, लेकिन लिक्विड में उसकी वेग कम हो जाती है। लिक्विड में भी चलती है, लेकिन उसकी वेग कम हो जाती है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करें, वो ठोस में तो चलेगी, लेकिन द्रव अवस्था में वो गायब हो जाएगी। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग द्रव अवस्था में नहीं संचरण करती है, तो है आपका यस, यानी द्रव अवस्था में संचरण नहीं करती है, आपको याद रखना है। यहां पर बात देखेंगे, यह अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, और यह प्रकाश के समान। चलिए देखिए, यहाँ पे स से आप मिला लीजिएगा। वहां पे क्या मिला था आपको? अनुदैर्ध्य मिला था, अनुदैर्ध्य, और क्या मिला था? ध्वनि मिला था। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप देखेंगे एक किताब में कहीं पर एक जगह ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी, बहुत जगह से खोज के मैटर बनाया जाता है आपके लिए कि आप बेहतर जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म से गेन कर लें। आई थिंक आप एग्जाम में बैठेंगे या विभिन्न किताबों को पढ़ेंगे, विभिन्न लेक्चर को पढ़ेंगे, आपको खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा। हम बता रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पर क्या, जब हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी की बात करें तो वहां पे अनुदैर्ध्य था, है ना, अनुदैर्ध्य, और यहाँ पे अनुप्रस्थ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर यह बात समझ में आपको आ गई। आगे बढ़े, चलिए। आगे हम बात करते हैं लब वेब की, यानी इसे लॉन्ग वेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग वेब। लॉन्ग वेब की बात कर रहे हैं, यह वेब सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। यह तरंग दैर्ध्य, इसकी तरंग दैर्ध्य पी वाई एस से कम होती है। कहने का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी से इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, वेवलेंथ भी। ठीक है, धरातल पर इसका संचरण कितना होता है? 1.5 टू 3 किलोमीटर पर सेकंड। आपने क्या देखा था? पी की बात किया था हमने 8 से 14, यस की बात किया था 4 से 7, यहां पे देख रहे हैं 1.5 टू 3। वेलोसिटी इसकी कम है, इसकी स्पीड कम है, और स्पीड कम है लेकिन यह खतरनाक सबसे ज्यादा है।
सबसे ज्यादा क्यों है, इसके दो कारण है। पहला, देखिए वहां पर अभी तक हमने पी और यस को जो पढ़ा वो क्या थी, बॉडी तरंग थी, निकाय तरंग थी। निकाय तरंग से आशय वो धरातल के नीचे उत्पन्न होती थी, उत्पन्न होकर वह धरातल तक पहुंचती थी, इसके बाद अपना इफेक्ट पैदा करती थी। ये कौन सी तरंगे हैं, धरातली तरंगे हैं। अब यहाँ पे धरातली तरंगे, चूंकि धरातल पे हम रहते हैं, ह्यूमन बीइंग रहता है, जीव जंतु सारे रहते हैं, ठीक है, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सब यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जब कोई आपदा आएगी सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए भी इसका प्रभाव ज्यादा होता है। दूसरी चीज, इसकी जो चलने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के थ्रू ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। समझने का मतलब, ये आड़ा तिरछा चलता है, जिग जैग, जिग जैग। जैसे एक उदाहरण से देखिएगा, जैसे ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप हैं, अगर आपको ऐसे हिलाया जाए, कैसे, इधर ऐसे पुश किया जाए, ये तो पुश एंड पुल वेव हो गया प्राइमरी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या आपको ऐसे इस पे फोर्स किया जाए हल्का सा, कि ऐसे थोड़ा सा कंप्रेस किया जाए, आप थोड़ा सा ऐसे झुकेंगे, बहुत प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी माध्यम से ऐसे तिरछा धकेला जाए, क्या होगा, ज्यादा खतरा होगा कि आप गिरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे। बात समझ रहे हैं हमारी। कहने का मतलब आप ऐसे समझिएगा, जो प्राइमरी वेव है वो ऐसे प्रभाव दे रही है, सेकेंडरी वेव ऐसे प्रभाव दे रही है, लेकिन ये क्या है, ये तिरछा दे रही है, ना इस डायरेक्शन में जा रही है। कहने का मतलब पुश एंड पुल, ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे नहीं प्रभाव दे रही, बल्कि कहाँ, ऐसे तिरछा दे रही है। और जब तिरछा प्रभाव दे रही तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जा रही है, और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जा रही है, ठीक है। यह जल एवं थल दोनों पर चलती है। कहां पर, जल एवं थल दोनों पर चलती है, यह महत्वपूर्ण बात है। आपने पी को देखा था, यह जल में चल रही थी, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जा रही है, जल का मतलब लिक्विड में। यस की बात कर रहे हैं, यस जो लिक्विड में गायब हो जा रही है, लेकिन ये दोनों जगह पर चल रही है, इसकी वेलोसिटी कम है लेकिन प्रभाव ज्यादा है। सर्वाधिक विनाशकारी, याद रखिएगा, सर्वाधिक विनाशकारी है कौन सी वेव, लब वेव। कौन सी वेव, लब वेव। बात समझ गए, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां से इसके प्रभाव को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां पर पी वेव नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। यहां पर क्या है, एस वेव, और यहां पर ये सरफेस वेव, देख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा देगा, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा देगा, ये क्यों देगा, ये एम्पलीट्यूड के कारण देता है, आयाम के कारण देता है। इन चीजों को आप भूकंप में जब प्राकृतिक आपदा के रूप में हम पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। आप सिर्फ यहाँ पर ये जानना है हमको, क्या कि प्राइमरी वेव क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, और इसके बाद हम बात करेंगे क्या, लॉन्ग वेव क्या होती है, यानी सरफेस वेव क्या होती है, ठीक है। इन चीजों को जब हम जानेंगे तो जानने के बाद हमें मुख्य रूप से जानना क्या है, मुख्य रूप से यह जानना है यही तरंगे जब विभिन्न विधियों से, कृत्रिम विधियों से धरातल पर हम इसके अंदर इंजेक्ट कराते हैं, ऐसे में जब ये तरंगे अंदर जाती हैं कहां पर, इसके केंद्र तक, तो क्या क्या परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना की व्याख्या करते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर आपने ये चीज सीख लिया है कि पृथ्वी की 3 सतह होती है, क्रस्ट, मेंटल, और अगला क्या है, कोर। ये सीख लिया है। इसके बाद आपने ये भी सीख लिया है पी वेव के बारे में, एस वेव के बारे में, और एल वेव के बारे में। अब देखिए अब करना क्या है हमें, हमने इतनी चीजें सीख लिया है। ये 3 प्रकार की संरचनाएं बनेंगी, यहाँ पे 3 चरण बनेंगे, 3 लेयर बनेंगे, ऐसे ना। ये मान लीजिए क्रस्ट हो गया, ये हो गया क्या आपका मेंटल, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया आपका। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भूकंपीय तरंगे प्रवेश कराई जाएंगी, ये तीनों प्रकार की, इन तीनों प्रकार की जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, इनके विचरण में जो परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन के आधार पर हम ये बताते हैं कि कौन सी ठोस अवस्था में, कौन सी द्रव अवस्था में, कौन सी अर्ध ठोस यानी न तो ठोस न तो द्रव यानी पिघली हुई अवस्था में, इन अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये सतह के अंदर जब जाती हैं, सतह के अंदर जाने पर कई प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब हिंदी में कहते हैं असंबद्धता। खूब प्रश्न पूछा गया है इससे, असंबद्धता से भर भर के। ये 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर। एक नाम बता दे रहे हैं आप, मोहो असंबद्धता का नाम तो आपने सुना होगा।
गुटेनबर्ग बिसार्ड असंबद्धता का नाम सुना होगा, कॉनरेड का नाम सुना होगा। ये क्यों होता है और कितनी कितने डिस्टेंस पर होता है, इस चीज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए, भूकंपों को पहले पढ़ाने का उद्देश्य हमारा यही था कि आप क्रस्ट, मेंटल और कोर को आप समझ गए हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर को समझ गए हैं, भूकंपीय तरंगों की विशेषता के बारे में समझ गए हैं, यह किस माध्यम में चलती है, किस में नहीं चलती, इसके बारे में समझ गए हैं, और इसी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हमारी यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको क्या और चीजें सीखना, अगर कुछ और सीखना तो आप जरूर उसमें बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं से ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, नमस्कार।